नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, सौरमंडल की संरचना के बारे में हमने देखा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और ऐसी दुनिया में हम लोग सैर करेंगे जिसके ज़रिए से हमको ये पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस टाइप की होती है, उसके अंदर क्या-क्या टॉपिक है, किससे संबंधित है, किस तरह के स्रोत हैं, किस तरह से साक्ष्य हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय क्या होगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आप और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनाई गई है ज्योग्राफ़ी की भी। इंडियन ज्योग्राफ़ी की अलग से बनी हुई है, ज्योग्राफ़ी की अलग से बनी हुई है। आप उसके अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है और अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। यानी सबसे अधिक गहराई कहाँ की गई है? तो वो की गई है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्व नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता तब तक भौगोलिक अध्ययन के लिए विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत के बारे में। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए कई स्रोतों को आधार बनाया है। एक आपका प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा अप्राकृतिक स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है आपका ज्वालामुखी आधारित स्रोत, दूसरा आता है उल्कापिंड से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, तीसरा है भूकंपी तरंगों के आधार पर। आइए अब देखते हैं अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। तो पहला आपका पड़ता है दोस्तों घनत्व आधारित स्रोत। आइए घनत्व आधारित स्रोत के बारे में देखते हैं। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। यानी घनत्व पर आधारित जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा एक निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतों का जो घनत्व होता है वो पृथ्वी के ऊपरी परतों से अधिक होता है। दूसरा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच माना जाता है, जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अनुमान लगाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 माना जाता है। यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व कितना है? तो 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच माना जाता है। और अगर हम केंद्र के घनत्व की बात करें तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पूरे पृथ्वी का अगर औसत घनत्व माने तो 5.5 माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में 2 मत दिए गए हैं। यानी कि जब सतह से हम अंदर की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर से अंदर के नीचे की तरफ जाते हैं, केंद्र की तरफ जाते हैं, तो घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके ज़रिए से 2 मत दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मत दिए गए हैं। तो पहला मत दिया गया है कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, लेकिन दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इस मत की आलोचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक घनत्व में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है कि पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना होती है और जो उसका संगठन है वो क्या है? समान होता है, लेकिन दाब में कुछ वृद्धि के कारण घनत्व में बढ़ोतरी हो जाती है। इस मत की आलोचना करते हुए एक विचार व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक पदार्थ की
अपनी एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक घनत्व में वृद्धि की जाती है। अर्थात घनत्व में वृद्धि केवल दाबजनित नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते, इसलिए सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थ के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। यानी कि जब पदार्थ की सतह से अंदर की तरफ जाते हैं तो पदार्थ या तत्वों के भार में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसके कारण घनत्व में भी बढ़ोतरी हो जाती है। बात समझ आ रही है? चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। घनत्व में होने वाली इस वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। आइए देखते हैं कि घनत्व से संबंधित कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। पहला क्या है? पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाले लौह पदार्थ होते हैं, जिससे कोर इस्पात की तरह से दृढ़ है। बात समझ में आ रही? पृथ्वी के केंद्र में क्या है कि एक चुंबकीय गुण होता है, और चुंबकीय गुण लोहे वाले पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, और जिससे कोर जो होता है वो इस्पात की तरह सुदृढ़ यानी मजबूत होता है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की तुलना अन्य उल्कापिंड से करने पर असमान संगठन एवं संरचना प्राप्त होती है। यानी पृथ्वी की तुलना अगर हम उल्कापिंड से करते हैं तो असमान संगठन एवं संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। अगला कह रहा है कि इस अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर, यानी जब हम ऊपर से केंद्र की तरफ जाते हैं तो सियाल, सीमा एवं नीफे परत के रूप में भी सीमांकित किया जाता है। यानी उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर दोस्तों यह परत महाद्वीपीय शैलों के नीचे स्थित होती है तथा इसके मुख्य संगठन सिलिका एवं एल्युमिनियम है। ठीक है सॉरी। इसका घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के मध्य होती है। तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर है। अब सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सीमा के जो मुख्य संगठन होता है वो क्या होता है? सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। दूसरा कह रहा है कि सियाल के ठीक नीचे पाई जाने वाली तथा भारी बेसाल्ट अग्नि चट्टानों से बनी होती है। समझ में आई दोस्तों? यानी जो सियाल के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है वो भारी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। तीसरा कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, सीमा का जो औसत घनत्व होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 2.9 से 4.7 के बीच, और इसकी मोटाई होती है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं नीफे के बारे में। नीफे क्या है? यह परत निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है। याद रखिए दोस्तों, एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी परत है जो निकेल और आयरन से मिलकर बनती है, तो वो नीफे है। अगला क्या है? यह सीमा के नीचे स्थित परत होती है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 है। यानी नीफे जो होती है वो सीमा क्षेत्र के नीचे स्थित वाली परत होती है, और इस परत का जो घनत्व होता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों? लगभग 11 होता है। आगे चलते हैं। अगला स्रोत कह रहा है दाब आधारित स्रोत। पहला घनत्व आधारित स्रोत था, दूसरा दाब आधारित स्रोत। ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व 11 या 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। बात समझ आ रही दोस्तों? क्या था कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व 11 या 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। अगला कथन क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी है। यानी कि पृथ्वी के जो भीतरी भाग में स्थित पदार्थ है वो भारी है, जिससे केंद्र पर दाब अधिक होता है। अधिक दाब के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तथा आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं। बस समझ आ रही दोस्तों? मान लीजिए कोई भारी चीज़ है, ठीक है, भारी भाग में स्थित पदार्थ भारी है,
जिससे केंद्र पर दाब, मान लीजिए केंद्र पर अगर अधिक प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होता है, विस्फोट होता है और आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों ताप आधारित स्रोत। ये क्या कह रहा है, ताप पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। बात समझ आ रही? ताप पर आधारित जो अध्ययन है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर, यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, जब हम उससे अंदर की परतों पर जाने लगते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण क्या होता है कि 32 मीटर गहराई, हमारे ऊपर की सतह से अगर हम 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला, यदि इसे आधार माने तो 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 40 डिग्री किलोमीटर की गहराई पर इसे लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर गहराई 10 किलोमीटर की है तो तापमान क्या होगा, 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, और अगर 40 किलोमीटर की गहराई पे है तो लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कहीं पे कुछ टेम्परेचर, कहीं पे कुछ टेम्परेचर और कहीं पे कुछ टेम्परेचर होता है। बात समझ आ रही है? चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अतः ताप एवं दाब दोनों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आंतरिक परतें किस अवस्था में होती हैं। अब आगे चलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के बारे में। ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार, यानी ग्रहणु नामक एक वैज्ञानिक थे, उनकी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र ठोस अवस्था में है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र तरल अवस्था में होता है। अतः उपरोक्त विचारों से इतना तो स्पष्ट है कि पृथ्वी का केंद्र या तो ठोस होगा या तो तरल होगा। यानी पृथ्वी का जो केंद्र होगा या तो तरल होगा या तो ठोस होगा। अब बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक स्रोत के बारे में। पहला आता है ज्वालामुखी स्रोत। तो ज्वालामुखी स्रोत के अंतर्गत क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा, गैस, तरल, मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। यानी कि अगर हम ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा, गैस, तरल, मैग्मा के आधार पर अगर हम स्पष्ट करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं न कहीं कुछ ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है। अगला है, लेकिन यदि पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता है तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित, ठीक है, यदि पृथ्वी के केंद्र एवं द्रव में होता है तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अवश्य होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोर में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में। तो उल्का पिंड वह ठोस संरचना है जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही है। यानी उल्का पिंड एक ठोस संरचना होती है दोस्तों जो स्वतंत्र अवस्था में तैर रही है। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय प्रभाव होता है उसमें आने पर ये जो उल्का पिंड होते हैं ये क्या करते हैं, पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। उनके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों उल्का पिंड की, तो टकराने के बाद क्या होता है कि उसका कुछ आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है और कुछ भाग केंद्र की तरफ जाता है। उसके संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। कह रहा है कि इस कारण यह है कि उल्काएं वैसे ही ठोस अवस्था में बनी हुई हैं जिससे पृथ्वी की रचना हुई है, अर्थात दोनों सुदूर भूतकाल में समान नक्षत्र प्रणाली से निर्मित होना माना जाता है। चलिए अब देखते हैं भूकंपी तरंगों के आधार पर स्रोत।
वही भूकंपी तरंगों के वक्राकार मार्ग के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है। समझिए कि भूकंपी तरंगों के वर्गाकार मार्ग के कारण, देखिए एक तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो भूकंपी तरंगे उसका आकार क्या होता है, तो वर्गाकार होता है। ठीक है, भूकंपी तरंगों का मार्ग कैसा होता है, वक्राकार होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है। दूसरा है, सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में गुटेनबर्ग, ठीक है, अशांत तक पी और एस तरंगों का प्रभाव होने के कारण यहाँ यह प्रमाणित हुआ कि बाह्य कोट के पदार्थ तरल अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, जब हम सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में गुटेनबर्ग अशांत तक पी व एस तरंगों का प्रभाव होने के कारण यहाँ प्रमाणित होता है कि बाह्य कोट के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं। अगला क्या है कि इन तरंगों की गति एक दिशा के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का पता चलता है। वह है भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे क्या होती हैं? तो भूकंपी तरंगे पी, एस तथा एल प्रकार की होती हैं, जिनमें पी जो होती है वो तरंग ठोस, क्या होता है दोस्तों, जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो पी, एस तथा एल आकार की होती हैं, जिनमें पी तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। एस तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती है। एस तरंगों की इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। एल तरंगे, पी तरंगे तथा एस तरंगे एवं धरातली चट्टानों के बीच अन्योन क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो एल, पी और एस तरंगे हैं ये धरातली चट्टानों के बीच अन्योन क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। एल तरंगों की धरातली तरंगे का यानी एल तरंगों को धरातली तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे, माफ कीजिएगा दोस्तों वही रिपीट हो गया, क्योंकि ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पी और एस तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है। यानी जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो पी, एस तथा एल प्रकार की होती हैं। जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस तरंगे होती हैं, ठोस तरल, माफ कीजिएगा, पी तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जबकि एस तरंगे हमारी ठोस अवस्थाओं में ही गमन कर सकती है। इस तरंगों की विशेषता के कारण ही वैज्ञानिकों ने भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। एल तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे एक धरातली चट्टानों की भी अन्योन क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे पीजी तथा एस तरंगे क्या होती हैं। तो सन 1909 की बात है कि क्रोएशिया की कूपा घाटी में, यानी इसको कुंपा घाटी भी कहते हैं, भूकंप के निरीक्षण से पी तथा एस तरंगों से मिलती जुलती तरंगों का पता लगाया, जिन्हें पीजी तथा एस तरंगे क्रमशः पी तथा एस तरंगों के समान जाती हैं, लेकिन इसकी गति पी तथा एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगें मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये जो पी तरंगे होती हैं वो लगभग, उनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चलिए, काफ़ी विनाशकारी होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, पी तथा एस तरंगे देखते हैं। तो पी तरंगों की खोज सन 1923 ईस्वी में टांड में आए भूकंप के आधार पर कोनराड महोदय ने की थी। गति पी एवं पी एस के बीच होती है, जबकि एस तरंगों की खोज सन 1925 ईस्वी में हार्टफोर्ड में आए भूकंप के आधार पर जेफरीज ने की थी। इसकी गति एस तथा एस जी के बीच होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भूकंपी तरंगों के आधार पर आधारित वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों पी, एस तथा पी जी, एस जी तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी में 3 आंतरिक परतों का अनुमान लगाया गया है। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है केंद्रीय भाग। आइए देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा पृथ्वी के अंदर का भाग है। जब हम ऊपरी क्रस्ट पर होते हैं तो 0 से 30 की गहराई में जब हम जाते हैं तो ये क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 0 से 30 के बीच में आते हैं, 30 से 200 की मीटर के बीच में आते हैं। तो जब हम 30 से ऊपर के में जाते हैं तो निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में एक असमृद्धता पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं
कोनराड असंबद्धता। ठीक है, क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता। फिर आता है दोस्तों निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बारे में, क्योंकि क्रस्ट के बाद मेंटल हिस्सा आता है और मेंटल के बाद आपका क्रोड आता है। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच एक परत पाई जाती है जिसको मोहोरोविकिक असंबद्धता कहते हैं। फिर आता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में जो बीच में परत पाई जाती है वो कौन सी परत होती है? वो होती है रेपिटी असंबद्धता। फिर आती है दोस्तों निचली परत, ठीक है, निचली मेंटल और बायक्रोड। इनके बीच में जो परत पाई जाती है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। उसके बाद बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड का हिस्सा आता है, उसके बीच में जो परत पाई जाती है वो लहमैन असंबद्धता कहलाती है दोस्तों। तो देखिए 2900 गहराई के ऊपर अगर हम जाते हैं दोस्तों, यानी कि 5150 के बीच में, तो हमें बाह्य क्रोड मिलता है। और 5150 से ऊपर जाते हैं यानी 6370 के बीच में, तो हमें आंतरिक क्रोड प्राप्त होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी की ऊपरी परत से लेकर के यानी ऊपरी क्रस्ट से और आंतरिक क्रोड के बीच में कितनी परतें पाई जाती हैं दोस्तों? 5 प्रकार की परत पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक कोनरोड असंबद्धता पाई जाती है, दूसरा मोहोरोविकिक असंबद्धता पाई जाती है, तीसरा रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है, चौथा गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, फिर लहमैन असंबद्धता पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को हम विस्तार से समझेंगे। अब देखेंगे क्रस्ट के बारे में। आइए, तो दोस्तों क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, परंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत होती है क्रस्ट, इसकी मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है, और ये महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से 5 किलोमीटर कम होती है। भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, ऊपरी परत जहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है, यानी यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसे सियाल भी कहा जाता है। यहाँ पर पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि यहाँ पे जो परत होती है सियाल, वहाँ पे पी लहरों की गति होती है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा कह रहा है निम्न परतों में बेसार चट्टानें पाई जाती हैं, इसके कारण महासागरीय सतह का निर्माण हुआ। इसे सीसा तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण कहा जाता है। यहाँ पर पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि निचली परत जो निम्न परत होती है वहाँ पे पी लहरों की गति तेज होती है, 6.9 किलोमीटर होती है, जबकि ऊपरी में क्या होती है? लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखते हैं असंबद्धता क्या होती है। तो दोस्तों पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, यानी कि कई 2 परतों के दोनों गुण पाए जाएंगे। तो दूसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 मुख्य असंबद्धता पाई जाती है। पहली असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है, इस सीमा को मोह असंबद्धता कहते हैं। अगला है दूसरी असंबद्धता मेंटल और कोर को अलग करती है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगला कह रहा है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत स्थल मंडल के अंतर्गत आती है, इसकी मोटाई महाद्वीप व महासागरों के भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता पूर्ण कोनराड असंबद्धता कहलाती है। ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की बात हो रही है दोस्तों, नीचे से ऊपर की बात चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल क्या होता है, आइए देख लेते हैं मेंटल के भी बारे में। तो इसका विस्तार मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। दूसरा है पृथ्वी की समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल में विद्यमान है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। निचले क्रस्ट से ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.9 से बढ़कर 7.9 किलोमीटर तथा 7.9 किलोमीटर से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पी तरंगों की जो गति होती है वो लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, 3 किलोमीटर से लेकर के।
चलिए आगे चलते हैं। मेंटल की सबसे ऊपरी परत अधिक घनत्व वाली सुदृढ़ चट्टानों से निर्मित है एवं इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे भारी खनिजों की प्रधानता है। यानी जो मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो बहुत मजबूत चट्टानों से बनी होती है और इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे पाए जाते हैं। अगला, ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को दुर्लभता मंडल कहा जाता है। दुर्लभता मंडल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाला लावे का मुख्य स्रोत होता है। मेंटल की निचली परत को मध्यमंडल कहते हैं, ये भी याद रखिए, क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। फिर है मेंटल के ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को रेपिटी असंबद्धता कहते हैं, ये भी आपने देखा। फिर क्या है, भूकंपी लहरों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में बांटा जाता है। मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक, फिर 200 से 700 किलोमीटर तक, फिर तीसरा से 700 से 2900 किलोमीटर तक। अब देखते हैं क्रोड के बारे में कि क्रोड क्या होता है। दोस्तों, निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है। दूसरा कह रहा है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे केंद्रमंडल कहते हैं। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। कोर के विस्तार की बात करें तो कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या 63-78 किलोमीटर तक है। इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस। कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस अवस्था में होता है। फिर क्या है कि पी तरंगों की गति के आधार पर कोर को 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। फिर है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको लेहमन असंबद्धता कहते हैं। तो दोस्तों, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको लेहमन असंबद्धता अलग करती है, यानी जो लेयर पाई जाती है वो असंबद्धता कहलाती है। फिर क्या कह रहा है कि बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। यहाँ पर इस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः यह तरल अवस्था में विद्यमान होती है। यानी कि एक हिसाब से हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरंगे जहाँ पर नहीं है ये तरल अवस्था में होंगी। ठीक है, बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। इस लहरें प्रविष्ट नहीं होती हैं, इसलिए यह तरल अवस्था में विद्यमान है। फिर क्या है, आंतरिक कोर का विस्तार 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है, जो कि ठोस अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर में पी लहरों की गति बढ़कर लगभग 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ऐसे समझिए कि अंत तक, यानी कि जब हम आंतरिक कोर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पी लहरों की गति क्या हो जाती है, वो हो जाती है 11.23 किलोमीटर, 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बात समझ आ रही दोस्तों? दोस्तों, ये था शानदार टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारा सेशन, हमारा टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत ही प्यारा सेगमेंट था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एंड उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को या उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं दोस्तों। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके टॉप अप व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।